नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज PGT इंग्लिश वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर 9 आपको बता दें। अगर आप PGTians हैं तो PGT का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। करीबन 9 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी हैं और ये 9वां प्रैक्टिस पेपर आपके समक्ष आज। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 9। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन फ्री नेचर। ये बोला गया है विलियम शेक्सपियर के बारे में। किसने कमेंट किया है? तो ये बेन जॉनसन ने बोला है ओपन फ्री नेचर। विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन साहब ने बोला है। कम्प्रिहेंसिव सोल, ये भी शेक्सपियर के बारे में बोला गया है ड्राइडन साहब के द्वारा। ठीक है, ये दोनों कोट्स ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है कि दे डू नॉट लव दैट डू नॉट शो देयर लव। ये लाइन जो है फ्रेंड्स लिया गया है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय विलियम शेक्सपियर। अगर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात करते हैं तो 1589 में यानी 1589 टू 93 के बीच में लिखा गया है। क्वार्टर एडिशन में पब्लिश होता है 1598 में। ठीक है, 1598 में पब्लिश होता है। दे डू नॉट लव, वे प्यार नहीं करते हैं। दैट डू नॉट शो देयर लव, और अपने प्यार को भी नहीं शो करते हैं। ये जूलिया के द्वारा बोला गया है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एक्ट की अगर बात करते हैं तो एक्ट फर्स्ट है, सीन 2 में यह लाइन बोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिज्यूम नॉट दैट आई एम द थिंग आई वाज। कह रहा है कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, मैं जो था। ये लाइन हेनरी 4th पार्ट 2 से लिया गया है। ठीक है, हेनरी 4th पार्ट 2 की अगर बात करते हैं तो 1596 टू 99 के बीच में लिखा गया है। और यह प्रिंस हॉल जो आगे चल करके हेनरी 5th बनते हैं, प्रिंस हॉल के द्वारा बोला गया है कि प्रिज्यूम नॉट दैट आई एम द थिंग आई वाज। हेनरी 4th पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द रिवर डडन सॉनेट्स वाज पब्लिश्ड इन। तो एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का द रिवर डडन सॉनेट्स। ये 1820 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द इक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1822। यह भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक सॉनेट है। ठीक है, उन सॉनेट्स को इसमें संग्रहित किया गया है। आपको बता दें कि 523 सॉनेट्स लिखे गए थे। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये 1822 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीच गैदरर इज़ द नेम ऑफ। तो लीच गैदरर सब टाइटल है किसका? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। और बात करते हैं अगर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो आया है 1807 में पब्लिश होता है बाय वर्ड्सवर्थ। हु सेड पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड द फाइनल इज स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया पोइट्री का डिफिनीशन है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। पोइट्री इज़ द ब्रीथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपी सेल्ली की बात करते हैं कि सेल्लीज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैज़ 12 कैंटोस। तो कह रहा है कि पीबी सेल्ली का जो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है ना, वह 12 कैंटोस में है। इसको आपको ध्यान में रखना है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एक पोयम है, लिखा गया था 1817 में। पब्लिशिंग डेट भी सेम है, 1817 में ही पब्लिश होता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्लीज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज अ रिस्पॉन्स टू द। अब देखिए सेल्ली साहब का जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है फ्रेंड्स, उसके किसके रिस्पॉन्स में यह लिखा गया था? तो थॉमस लव पीकॉक का जो द 4 एजेस ऑफ पोइट्री है ना, उसके रिस्पॉन्स में या डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखे थे सेल्ली साहब। तो ध्यान रखिएगा थॉमस लव पीकॉक्स का द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, यानी मैं बदलता हूँ लेकिन मैं कभी मर नहीं सकता, ऐसा लाइन है। और यह लाइन लिया गया है द क्लाउड से। और क्लाउड की अगर बात करते हैं तो पोयम है सेल्ली के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स। आपको बता दें 1819 और अर्ली 20 में पब्लिश होता है, 1820 में बाय पीबी सेल्ली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड सेल्ली अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड। बड़ा इंपॉर्टेंट कोट्स है, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट सिंगिंग गॉड एसी स्विनबर्न के द्वारा बोला गया है सेल्ली साहब को। ठीक है। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, इसका टाइटल आप समझ लीजिएगा। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गारेट, ये पूरा इसका टाइटल है। ये वर्क है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ठीक है, यानी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। यह अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गारेट जो है पब्लिश होता है 1798 में, यानी 1798 में पब्लिश होता है। चार्ल्स लैम्ब इसके राइटर हैं।
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है, मैरी लैम और चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया एक विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं उनका संकलन है, ठीक है। लगभग 20 ड्रामाज को संकलित किया गया है। 1807 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। 14 आपको बता दें कॉमेडीज़ हैं और शायद 6 ट्रेजेडीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द लास्ट एसेस ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है चार्ल्स लैम का। द लास्ट एसेस ऑफ इलिया 1833 में पब्लिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड लैम जेंटल हार्टेड चार्ल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है। कॉलरिज साहब यानी एस टी कॉलरिज ने बोला था चार्ल्स लैम को जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ही इज़ विथ शेक्सपियर, यहाँ देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, ही इज़ विथ शेक्सपियर। ही यहाँ पर डिनोट करता है किट्स को, यानी ये बोला गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, और बोला गया किसके बारे में, जॉन किट्स के बारे में। यानी जॉन किट्स को बोला गया है कि जॉन किट्स इज़ विथ शेक्सपियर, वह शेक्सपियर के साथ थे, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने बोला है। जॉन किट्स की अगर बात करते हैं तो 1795 में इनका जन्म होता है और 1821 में इनका डेथ होता है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जॉन किट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, तो आपको बताया था दो प्रेमियों की कहानी है, दो लवर्स की कहानी है, उनके इलोपमेंट मने भागने की, दोनों भाग जाते हैं, वो कहानी है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। और ईव ऑफ द सेंट एग्नेस की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो यह आपको बता दें कि नरेटिव पोएम है, लिखा गया था 1819 में और पब्लिश होता है 1820 में बाई जॉन किट्स, ठीक है। चलिए, इसाबेला इज अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इसाबेला एंड लोरेंजो। आपको बता दें इसाबेला यानी इसे हम द पॉट ऑफ बैसिल भी बोलते हैं, ये सब टाइटल इसका है, द पॉट ऑफ बैसिल, स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इसाबेला एंड लोरेंजो। लोरेंजो और इसाबेला की प्रेम कहानी है, इसाबेला या द पॉट ऑफ बैसिल बोलते हैं। पब्लिश होता है 1820 में बाई जॉन किट्स। वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न, तो आपको बता दें जॉन किट्स पैदा होते हैं 1795 में, मूरगेट लंदन में पैदा होते हैं। 1821 में इनका डेथ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में। डिकेंस नॉवेल इज कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस, तो डिकेंस का एक ऐसा नॉवेल है जो बहुत ही बेकार साबित होता है, उसका नाम पूछ रहा है तो हो जाएगा द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये डिकेंस का एक नॉवेल है और पब्लिश होता है 1853 में बाय चार्ल्स डिकेंस। डिकेंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल प्ले, तो कह रहा है आपको बता दें लंदन और पेरिस दो शहरों का जिक्र होता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में हिस्टोरिकल नावल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और कह रहा है पब्लिशिंग की अगर बात करते हैं तो 1859 में इसका पब्लिकेशन डेट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा भाई चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस वाज बॉर्न इन, तो चार्ल्स डिकेंस की अगर बात करते हैं तो 1812 में यह पैदा होते हैं, ठीक है। और इनका डेथ 1870 में होता है, 1870 में होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये शायद 1861 में पब्लिश होता है, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज पब्लिश इन, दिया भी है 1861 में पब्लिश होता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिसन बिलोंग टू द विक्टोरियन एरा या एज, तो टेनिसन साहब की अगर हम बात शुरू करते हैं तो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं एल टेनिसन। टेनिसन जनरली पोर्ट्रेज वोमेन एज, और इसमें उन्होंने बताया कि टेनिसन साहब नॉर्मली महिलाओं को किस रूप में व्यक्त करते हैं, पोर्ट्रेज करते हैं, तो जेंटल, सज्जन एंड रिफाइंड, यानी रिफाइंड फुल्ली प्योर। टेनिसन्स मॉड इज़, तो मॉड जो है फ्रेंड्स आपको बता दें एक पोइट्री कलेक्शन है, एक मोनोड्रामा है, 1855 में पब्लिश होता है 1855 में। और टेनिसन की अगर बात करते हैं तो 1850 में पोएट लॉरेट भी होते हैं यह। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ही गॉट द चांसलर मेडल फॉर, तो आपको बता दें इन्हें प्राइज़ मिलता है, एक मेडल मिलता है चांसलर मेडल फॉर टिम्बुक्टू। और टिम्बुक्टू की अगर बात करते हैं तो एक पोयम है, इसको ध्यान में रखिए, और 1829 में पब्लिश होता है, ठीक है। 1829 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज फेमस फॉर द टच स्टोन मेथड, तो टच स्टोन मेथड जहाँ भी नाम आया तो मैथ्यू अर्नोल्ड को जानिएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1822 में पैदा होते हैं, जबकि 1888 में इनका डेथ हो जाता है मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। थॉमस अर्नोल्ड इनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड बिगन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द रग्बी स्कूल इन 1844, तो 1844 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए टीचर, किस स्कूल में, द रग्बी स्कूल में। और द रग्बी स्कूल कौन संचालक था, उनके पिता थॉमस अर्नोल्ड। एन एसे की बात करते हैं, एन एसे वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड बाय अर्नोल्ड इन 1879। आपको बता दें ये वर्ड्सवर्थ एक ऐसे है जो लिखा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, 1879 में पब्लिश होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पेडोकल्स ऑन एटना इज़ अ ड्रामेटिक पोएम बाय अर्नोल्ड। तो एम्पेडोकल्स ऑन एटना जो है एक ड्रामेटिक पोएम है बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। और इसके बारे में बात करते हैं, पब्लिकेशन डेट के बारे में बात करते हैं तो 1852 में पब्लिश होता है एम्पेडोकल्स ऑन एटना। अकॉर्डिंग टू हार्डी, थॉमस हार्डी की बात कर लेते हैं। गॉड इज एसेंशियली मर्सिलेस। थॉमस हार्डी के द्वारा अगर गॉड को क्या बोला गया है, मर्सिलेस बोला गया है, यानी निर्दयी बोला गया है। चूँकि थॉमस हार्डी जो है निराशावादी व्यक्तियों में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस किल्ड इन अ इमोशनल फ्यूरी टू एलेक डी अर्बवेल। तो कहना है कि टेस जो है एक इमोशनल गुस्से में आकर के एलेक को क्या किया था, मार दिया था। ठीक है, वही एलेक है जो सिड्यूस करता है टेस को। अगर टेस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टेस जो है पब्लिकेशन डेट 1891 है। हाँ, टेस डी अर्बवेल जो है 1891 में पब्लिश होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवेल है थॉमस हार्डी का। हार्डी टुक द हिंट फॉर द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1822 ट्री फ्रॉम। तो कह रहे हैं कि जो टाइटल है फ्रेंड्स, एज यू लाइक इट में दो सॉन्ग है, एक है अंडर द ग्रीनवुड ट्री और दूसरा है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ये दोनों सॉन्ग एमियंस के द्वारा गाया जाता है। और अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो सॉन्ग है उसी सॉन्ग से लिया गया है। एक नावल है हार्डी का, ठीक है, जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। 1872 में यह नावल पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ से टाइटल है, तो विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, जो एमियंस दो सॉन्ग गाता है वहाँ से लिया गया है। गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स। अब आपको बता दें, स्पेशली इसमें भी गॉड को रेफरेंस किया गया था। और उसमें अभी थॉमस हार्डी ने जो बोला है वो बोले थे कि मर्सिलेस हैं, और इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स बोला गया है। और किस में ऐसा बोला गया है, टेस ऑफ डी अर्बवेल में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है बाय थॉमस हार्डी। पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं तो 1891 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टी एस एलियट द वेस्टलैंड रिटेन इन फ्री वर्स। आपको बता दें टी एस एलियट के बारे में, इनका द वेस्टलैंड है वो है 1922 में पब्लिश होता है। फ्री वर्स में लिखा गया है, 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द भी यूज हुए हैं क्योंकि ये अमेरिकन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। टी एस एलियट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1888 में पैदा होते हैं। 1888 में पैदा होते हैं। 1965 में इनका डेथ होता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है 1948 में मिलता है। और साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ है 1948 में ही इनको मिलता है। हम बात कर रहे हैं टी एस एलियट के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलियट द कॉकटेल पार्टी इज़ अ ड्रामा। तो आपको बता दें एलियट्स का जो द कॉकटेल पार्टी है, कॉकटेल पार्टी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो एक वर्ष ड्रामा है, 3 एक्ट्स में है। और पब्लिकेशन डेट की अगर बात करते हैं तो 1950 में पब्लिश होता है द कॉकटेल पार्टी बाय टी एस एलियट। हु सेड नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई लव यू। आपको बता दें ये लाइन कह रहे थे लोग कि टी एस एलियट के द्वारा है, लेकिन मैंने सर्च किया है, आई डोंट नो, हो सकता है टी एस एलियट भी बोले होंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं रिव्यू में डालूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई लव यू ई कमिंग्स के द्वारा बोला गया है। ये भी अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हट के है क्वेश्चंस, चूँकि टी एस एलियट से रिलेट करता था इसलिए मैंने इसको डाला था, लेकिन अंततः मैंने देखा है कि ई कमिंग्स ने ऐसा कमेंट किया है। जर्नी ऑफ द मजाई की बात करते हैं, रिटेन इन बाई टी एस एलियट, यानी जर्नी ऑफ द मजाई जो है टी एस एलियट के द्वारा लिखा गया है। 43 लाइन्स पोएम है और 1927 में पब्लिश होता है। 1927 में जर्नी ऑफ द मैगी कह सकते हैं, मजाई कह सकते हैं। 1927 में पब्लिश होता है यह पोएम बाई टी एस एलियट। कमला दास रोट फर्स्ट बुक समर इन कैलकाटा। तो समर इन कैलकाटा आपको बताता बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है कमला दास के बारे में। और 1965 में यह लिखा गया था वर्क समर इन कैलकाटा। और कमला दास की अगर बात करते हैं तो 1934 में यह पैदा होती हैं, जबकि इनका डेथ 2009 में होता है। 2009 में कमला दास आगे चल के कमला सुरैया के नाम से प्रचलित होती हैं। बचपन का नाम माधवी कुट्टी था। माई स्टोरी इनका ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी एंड ऑटोग्राफी वॉज रिटेन इन 1976। तो कह रहा हूँ 1976 में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था माई स्टोरी, और 1976 में लिखा गया था बाई कमला दास। इन मलयालम इट इज़ कॉल्ड एंटे कथा। और इसी माई स्टोरी की अगर बात करते हैं मलयालम लैंग्वेज में एंटे कथा बोलते हैं, और ट्रांसलेटेड इनटू 40 लैंग्वेज। ये भी ध्यान रखिएगा, एंटे कथा जो है या जो माई स्टोरी है 14 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। और फाइनली जो पब्लिश होता है वो द करेंट वीकली एक पत्रिका है, उसमें पब्लिश होता है। तो माई स्टोरी लिखा गया था 1976 में बाई कमला दास। द ओल्ड प्ले हाउस इज़ अ पोएम रिटेन बाई कमला दास। तो आपको बता दें द ओल्ड प्ले हाउस जो है एक पोएम है और लिखा गया है कमला दास के द्वारा।
अगर द ओल्ड प्ले हाउस की पब्लिकेशन डेट की बात करते हैं तो 1973 में पब्लिश होता है द ओल्ड प्ले हाउस। बात करते हैं फ्रेंड्स मुल्क राज आनंद के बारे में। फाउंडेड मैगजीन मार्ग, एक इनका पत्रिका था जिसका नाम मार्ग था, और कब किया गया था फाउंडेड? 1946 में, 1946 में। मुल्क राज आनंद की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1905 में ये पैदा होते हैं पाकिस्तान के पेशावर में, और डेथ होता है एक हॉस्पिटल में 2004 में, पुणे की एक हॉस्पिटल में इनका देहांत होता है। हम बात कर रहे हैं भाई साहब मुल्क राज आनंद के बारे में। गंगू इज अ कैरेक्टर इन टू लिव्स एंड अ बर्ड। गंगू इज अ कैरेक्टर इन टू लिव्स अ बर्ड। तो गंगू जो है टू लिव्स एंड अ बर्ड जो 1937 में पब्लिश होता है, उसका एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। मुल्क राज आनंद से लास्ट नॉवेल जो है द रोड है, जो 1961 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। मुल्क राज आनंद का लास्ट जो नावल है वो द रोड है, 1961 में पब्लिश होता है। मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड पद्म भूषण, तो ध्यान में रख सकते हैं पद्म भूषण कब उन्हें मिला था? 1967 में। मुल्क राज आनंद को 1967 में पद्म भूषण मिला था। बैकग्राउंड कैजुअली आपको बात बता दें, बैकग्राउंड कैजुअली निजी स्केल के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, और 1976 में यह भी पब्लिश होता है, 1976 में पब्लिश होता है बैकग्राउंड कैजुअली बाय निजिम स्केल। निजिम स्केल की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 1924 में पैदा होते हैं, जबकि 2004 में इनका डेथ हो जाता है। 2004 और 1924 यानी 1924 निजिम स्केल की हम बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टाइम टू चेंज इज रिटेन बाय निजिम स्केल। तो एक वर्क है अ टाइम टू चेंज, लिखा गया है निजिम स्केल के द्वारा, ठीक है। और पब्लिकेशन डेट की अगर बात करते हैं तो 1952 है। 1952 में यह अ टाइम टू चेंज पब्लिश होता है। और क्या है तो आपको बता दें, ये पोइट्री कलेक्शन है। क्या है? एक पोइट्री कलेक्शन है अ टाइम टू चेंज। बहुत सारे पोएम इसमें शामिल हैं। पोइट्री कलेक्शन है अ टाइम टू चेंज 1952 बाय निजिम स्केल। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निजिम स्केल गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड एट 1983। तो कह रहा है कि 1983 में निजिम स्केल जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजे जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 निजिम स्केल। द मदर वॉज स्टंग ऑन द टो इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो आपको बता दें एक पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है 1965 में यह पोएम संकलित है इन एग्जैक्ट नेम में। यानी आपको बता दें निजिम स्केल का एक वर्क है या कह सकते हैं पोइट्री कलेक्शन है इन एग्जैक्ट नेम 1965 में आता, उसमें यह पोएम डाला गया है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और उसमें उनकी माँ को एक बिच्छू के द्वारा उनके पैर के अंगूठे में डंक मार देता है, उसके पर बेस्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं, अमेरिकन राइटर्स की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री अ बॉयज़ विल वाज पब्लिश्ड इन। तो आपको बता दें कि फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री जो है जिसका नाम अ बॉयज़ विल पब्लिश होता है 1913 में, इसको ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं तो 1874 में पैदा होते हैं, 1963 में इनका डेथ होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज इन 1924, 1931, 1937 एंड 1943। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुरस्कार मिला है पुलित्जर प्राइज, इसको ध्यान में रख सकते हैं। 1924 में, 1931 में, 1937 में एंड फाइनली 1943 में। क्लियर है? डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा उनका पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो 1923 में पब्लिश होता है यह पोएम। और डस्ट ऑफ स्नो जो है क्या रिप्रेजेंट्स करता है तो वो है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। हीलिंग पावर ऑफ नेचर यह पोएम रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वाज नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश्ड। तो एक वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नॉर्थ ऑफ बोस्टन, पब्लिश होता है 1914 में, 1914 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ नन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन की अगर बात करते हैं तो 1819 में पैदा होते हैं और 1892 में इनका डेथ होता है। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं वॉल्ट व्हिटमैन। हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। प्रायः इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स, और ये हैं वॉल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास, जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है और पब्लिश होता है 1855 में, यानी 1855 में यह वर्क पब्लिश होता है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आई हियर अमेरिका सिंगिंग एक पेट्रियाटिक लिरिक है बाय वॉल्ट व्हिटमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात कर लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले अर्नेस्ट हेमिंग्वे की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1899 में ये पैदा होते हैं और 1961 में इनका डेथ होता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ओन द नोबेल प्राइज़ फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी, और 1954 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिलता है। किस बुक के लिए? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। आपको बता दें पुलित्ज़र प्राइज़ भी शायद इन्हें मिला है सेम द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। हेमिंग्वे वाज अवार्डेड पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 1953। 1953 में उसी के लिए हेमिंग्वे को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था और उसी वर्क के लिए 1954 में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। वर्क का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। हेमिंग्वे वाज बॉर्न ऑन 21 जुलाई 1899। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 1899 में यह पैदा होते हैं, जबकि 1961 में इनका डेथ होता है। हेमिंग्वे डाइड बाय सुसाइड, और कहा जाता है कि हेमिंग्वे का जो डेथ होता है वो सुसाइड के थ्रू हुआ है। विलियम फॉकनर की बात कर लेते हैं भाई साहब। विलियम फॉकनर वाज बॉर्न इन मिसिसिपी, चूँकि मिसिसिपी भी अमेरिका का एक शहर है, तो मिसिसिपी में पैदा होते हैं विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर की अगर बात करते हैं तो 1897 में इनका जन्म होता है और 1962 में इनका डेथ होता है, यानी अर्थात 1897 में यह पैदा होते हैं और 1962 में इनका देहांत हो जाता है। द साउंड एंड द फ्यूरी की अगर बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नावल है, इसलिए बार बार इसे मेंशन करना पड़ता है। पब्लिश होता है 1929 में, रिटन बाय विलियम फॉकनर, और यह टाइटल जो लिया गया है मैकबेथ के एक्ट 5 में, द साउंड एंड द फ्यूरी जो है वहाँ से टाइटल लिया गया है। मैकबेथ से यह टाइटल लिया गया है। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है मैकबेथ के टाइटल लिया गया है, यानी एक्ट 5 सीन 5 से यह लाइन है। फॉकनर वॉन यूएस नेशनल बुक अवार्ड, फॉकनर ने यूएस नेशनल बुक अवार्ड भी जीता। कब? 1951 में, ठीक है, 1951 में, जबकि इनका देहांत होता है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉकनर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में फॉकनर ने भी नोबेल प्राइज जीता है। कब? 1949 में, 1949 में, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। हु रोट होली सोनेट, होली सोनेट जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक इंपॉर्टेंट पोएम है। होली सोनेट्स लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। होली सोनेट की बात करते हैं तो 1633 में पब्लिश होता है, यानी 1633 में पब्लिश होता है। जॉन डन की अगर बात करते हैं तो 1572 में पैदा होते हैं और 1631 में इनका देहांत होता है। हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज, तो आपको बता दें एपरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं बेकन साहब, ठीक है। फ्रांसिस बेकन का जो अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1561 में यह पैदा होते हैं और 1626 में इनका डेथ हो जाता है। हम फ्रांसिस बेकन की बात कर रहे हैं। विच वाज मार्लोस फर्स्ट प्ले, मार्लो अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के मुखिया थे, और द टम्बरलैंड द ग्रेट इनका एक पहला ड्रामा था, और ड्रामा में क्या कह सकते हैं ट्रेजिडी था, और 1590 में यह ट्रेजिडी पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1564 में यह पैदा होते हैं और 1593 में इनका डेथ हो जाता है। आगे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लेते हैं। द टर्म एनोमेटोपोइया एंड एक्जिमोरान केम फ्रॉम, तो कह रहा है कि जो एनोमेटोपोइया है और एक्जिमोरान है वो कहाँ से है? द ग्रीक से लिया गया है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल का जो अपोजिट है वो लिटोटेस है, जिसे हम अंडर स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले, किसने शुरू किया था रिवेंज प्ले? और रिवेंज प्ले शुरू किया था भाई साहब, आपको बता दें यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे थॉमस कीड, थॉमस कीड के द्वारा रिवेंज प्ले की शुरुआत किया गया था। यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है, कौन? थॉमस कीड। आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि लिसन टू मेनी स्पीक टू फ्यू, पोलोनियस के द्वारा बोला गया है अपने बेटे लेयर्टस को, हैमलेट से लिया गया लाइन है, लिसन टू मेनी यानी बहुत सारे लोगों को सुनो लेकिन कुछ लोगों से बोलो, ऐसा बोला गया। पोलोनियस सजेस्ट करता है यानी एडवाइस देता है अपने बेटे लेयर्टस को। हैमलेट की लाइन है। एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट फर्स्ट है, सीन थर्ड से लिया गया यह लाइन है। ये रहा आज का पीजीटी प्रैक्टिस पेपर नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।